बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पिछली चंद दहाइयों से पाकिस्तान की मईशत का सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज पर है और वो है IMF से मिलने वाला कर्ज। जब भी पाकिस्तान में बजट पेश किया जाता है, ऑपोजिशन की जानिब से यह माजी में एतराज किया जाता था कि IMF का बजट है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने खुद इस चीज का एतराफ किया कि जी हां, बिल्कुल मौजूदा बजट IMF की हिदायत के मुताबिक बनाया गया है और IMF अभी तक हमसे नाराज है। IMF ने अपना प्रोग्राम मौखर कर दिया है क्योंकि हुकूमत जुलाई में 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराने में नाकाम रही है और जुलाई में सिर्फ 426 मिलियन डॉलर का कर्ज ही हासिल कर सकती है। हुकूमत फौरी तौर पर बैरूनी कर्ज हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। IMF ने पाकिस्तान से 7 अरब डॉलर का नया मुआहदा करने के लिए चीनी, सऊदी और इमाराती कैश डिपॉजिट्स को रोल ओवर कराने के साथ साथ गैर मुल्की तिजारती बैंकों से मजीद कर्ज वसूल की 3 शराइत भी आयद कर रखी हैं। हुकूमत सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, चीन से 4 अरब डॉलर और इमारात से 1 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है क्योंकि इन कर्जों की मद में गुज़श्ता माह कोई अदायगी नहीं की गई। IMF ने नया कर्ज प्रोग्राम जारी करने के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने की कड़ी शर्त भी आयद कर रखी है और FBR, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज का हदफ पूरा करने में इस दफा नाकाम रहा। सिर्फ इनकम टैक्स की वसूलियों का हदफ ही हासिल कर सका है। 1.8 हजार अरब रुपए के भारी टैक्स आयद करने के बावजूद हुकूमत रवा माली साल के पहले 2 माह में दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। FBR को जुलाई और अगस्त में 1.554 हजार रुपए का टैक्स जमा करने का हदफ दिया गया था, लेकिन FBR सिर्फ 1.441 हजार अरब रुपए ही जमा कर सका है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बजट में टैक्स वसूलियों का सालाना हदफ 12.970 हजार अरब रुपए रखा गया था, जिसको हासिल करने के लिए मिनी बजट लाए जाने का खदशा है, मतलब महंगाई मजीद बढ़ेगी। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने रवा साल कर्ज की मद में 7,000 अरब रुपए की अदायगियां करनी है। रवा साल जून तक मुल्की कर्ज 71,000 अरब रुपए था, जिसमें 47,000 अरब रुपए से जायद मुल्की और 24 अरब से जायद गैर मुल्की कर्ज है। एक तरफ हुकूमत की तरफ से मईशत की बेहतरी के दावे और दूसरी तरफ हाल यह है कि हुकूमती टीम के अहम रुकन कैसर बंगाली साहब अपने ओहदे से यह कहते हुए इस्तीफा दिए जा चुके हैं कि अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन, 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज दी गई, मगर हुकूमत ने संजीदगी से इन तजावीज पर अमल ही नहीं किया। वो इसके बरखिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और महकमों से ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। इनके मुताबिक अगर महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम हो जाएंगे, जबकि हुकूमत ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की नौकरियां खत्म कर रही है, जिससे मईशत मजीद तबाही की तरफ जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल हिसाब किताब लगाएं तो वेंटिलेटर पर है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुआशी सूरत हाल की वजह से IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं, जबकि महंगाई की वजह से शहरियों का घरेलू बजट तबाह हो चुका है और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तवातुर से निजकारी के हक में बयानात दिए और आलम यह है कि हुकूमत ने सिर्फ यह जानने के लिए कि किस इदारे की निजकारी हो सकती है या नहीं, इस पर 1 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। फिर निजकारी का मशवरा मिलने के बाद उस पर अमल भी नहीं किया गया। पहले तो अवाम हर नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते थे कि शायद उनके आने से अवाम के मुआशी मुश्किलात में कुछ कमी आएगी। अब तो लोगों ने यह तवक्कुआत भी मौजूदा हुकूमत से छोड़ दी। इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर ये हमारे सऊदी अरेबिया वाले, चीन वाले और अमारात वाले जो लोन्स हैं ये रोल ओवर नहीं होते तो व्हाट नेक्स्ट। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। डॉक्टर जुबैर खान साहब, फॉर्मर IMF मेंबर, मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? शुक्रिया बुलाने का। सर, सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन, चीन $4 बिलियन, अमारात के भी काफी बिलियन डॉलर्स, अगर ये रोल ओवर नहीं होते IMF प्रोग्राम हमारा कहां पे खड़ा होगा सर? देखिए, IMF प्रोग्राम की अप्रूवल जो है ना वो एक
मुकम्मल फाइनेंशियल प्लान के ऊपर के बाद होता है। जब वो देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आइंदा साल के लिए, अगर वो बावजूद IMF के लोन के वो पूरे नहीं होते तो वो लोन अप्रूव नहीं करता बोर्ड। अभी ये जो रोल ओवर जब होगा तो फिर कहीं जाकर ये वो जो फॉरेन एक्सचेंज का ये जो बैलेंस है वो पूरा होता है, उसकी जो नीड्स और उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं। अब ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी पिछले प्रोग्राम के भी अप्रूवल से पहले इस किस्म के मुश्किलात आए थे, और उस वक़्त ये था कि जो ममालिक हैं जिन्होंने रोल ओवर करना है वो IMF से ये यकीन दहानी चाहते हैं कि आप इनको प्रोग्राम दे रहे हैं। IMF कहता है कि नहीं, हम तो आपको यकीन दहानी इस तरह नहीं दे सकते। हालांकि एक सऊदी अरेबिया को तो उन्होंने पर्सनली जाकर उनकी अपनी टीम गई थी, उनको एक अनऑफिशियल यकीन दहानी दी थी, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो ये नहीं दे सकते। वो कहते हैं हमारा बोर्ड अप्रूवल जब होगा तो फिर हम ये करेंगे। बोर्ड अप्रूवल सिर्फ तब होता है जब बायलैटरल सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज के रोल ओवर्स हैं या नए लोन्स हों, वो एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए, दे आर ऑन द टेबल, तो फिर ही कहीं जाकर उनकी जो वो है ना फॉरेन एक्सचेंज की जो बैलेंस शीट है वो पूरी होती है। अब ये मसला अगर रहा तो पाकिस्तान के लिए तो दुश्वारियाँ आएंगी, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान उन दुश्वारियों को दूर करने से पहले अपने जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बायलैटरल जो डोनर्स हैं उनकी वो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अब आहिस्ता आहिस्ता बायलैटरल जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अपने लोन्स के रोल ओवर के साथ अपने शराइत डालने शुरू कर दिए हैं। कभी कहते हैं कि आप हमें स्टेट एसेट्स दें इनकी श्योरिटी के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान तो मकरूज से मकरूज तर होता जा रहा है। अब ये सिर्फ रोल ओवर जो है ये एक ड्विंडलिंग नेट एसेट्स के ऊपर है। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होती जा रही है। आप पाकिस्तान की हुकूमत की बातों में मत आए, देखें ना हालात तो इतने गंभीर हैं कि हम फिर से IMF का लोन ले रहे हैं, लेकिन ये लोन भी जो है ये पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात को दूर नहीं करेगा। इस वक्त इस प्रोग्राम में भी और पिछले प्रोग्राम में भी आप उनकी फिगर्स देख लें, कहीं पर भी एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स बढ़ नहीं रही। जब तक एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी नहीं बढ़ेंगी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का बहरान कैसे खत्म होगा? एक कर्जा लेकर दूसरे कर्जे को देना वापस, ये इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान की मुश्किलात IMF प्रोग्राम के बगैर तो जाहिर है हो नहीं सकता। वो तो और उम्मीद है कि वो बैंकरप्सी की तरफ, डिफ़ॉल्ट की तरफ हमें नहीं लेके जाएंगे, इसलिए कि ये चाहे जिन कंट्रीज़ ने हमें रोल ओवर देना है या IMF है, उन्होंने हमें इतने कर्जे दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत को डूबने नहीं देंगे। उन्होंने किसी तरीके से इनको ICU में रखना ही है, इनको आगे चलने देना है। बात यह है कि अगर IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो भी जाए तो फिर क्या मईशत की क्या हालत होगी? That's the question. मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर ये प्रोग्राम हमारा अप्रूव हो भी जाता है तो आम आदमी, आम पाकिस्तानी के लिए रिलीफ कब तक देख रहे हैं आप कि कब कुछ जिंदगियां बेहतर, कोई आसानी, कोई महंगाई में कमी, कब तक कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? जनाब देखिए, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड। अभी भी जो महंगाई की जो फिगर्स इन्होंने कम किए हैं ये तो एक जाबिराना तरीके से किए हैं। उन्होंने वीट की प्राइसेस को ज़बरदस्ती नीचे किया और पाकिस्तान के लाखों किसानों के जेब काटे उन्होंने, और उससे उन्होंने वीट प्राइस जब कम की तो अर्बन जो हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए वीट की प्राइसेस कम हुई, उससे कुछ प्राइस इंडेक्स के ऊपर उसका असर हुआ। बाकी पता नहीं किस किस्म की ये इन्होंने मैनिपुलेशन की। जो मॉनेटरी फैक्ट्स हैं, जो इसके जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, वो तो इस बात की को सपोर्ट नहीं करते कि अचानक यकदम ये जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उसकी शरह इतनी ज़्यादा कम हो जाए। अब बात ये ना कि आपके हाई इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स है, आपके हाई टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इन तीनों की वजूहात जो हैं, इन तीनों की वजह जो है वो गवर्नमेंट के बेतहाशा अखराजात हैं, हाई एक्सपेंडिचर्स हैं। जो तीन चीज़ें हैं ये तो
जो बीमारी है उसका वो जो असर है वो दिखाती है, बुखार है, लेकिन जो बीमारी है जिसकी वजह से ये बुखार चढ़ा हुआ है वो तो है गवर्नमेंट की हाई एक्सपेंडिचर्स। अभी देखिए इस साल जब बजट अनाउंस हुआ, नए आपके फाइनेंस मिनिस्टर आए, हालांकि वो बैंकर हैं, उनको पता है कि जब कोई भी उनका जो बोरोवर है बैंक का, वो उसके जब वो बोरोइंग अपनी सर्विस नहीं कर सकता तो आपने उसके अखराजात कम करने होते हैं। इन साहब ने क्या किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि उन्होंने ये प्राउडली अनाउंस किया कि हम जनाब एक्सपेंडिचर्स को 30% बढ़ा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने कुछ प्रोग्राम किए थे, मैं तो कुछ महीनों से चुप रहा कि मैं देखूं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। वो उससे पहले मैंने ये बार बार कहा था कि पाकिस्तान की मईशत को, उसकी जो डिक्लाइन है, उसकी जो जवाल है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हुकूमत अपने अखराजात में कम से कम 30%, 30% रिडक्शन लाए। वो पिछले बजट के लेवल से इन्होंने क्या किया कि पिछले बजट के लेवल से 30% बढ़ा दिया। मेरे ख्याल में तो ऐसे हालात में तो पाकिस्तान कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। सर, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट कर रही है, जो भी हुकूमत जो जुबैर साहब, जो भी कमेटीज भी 3 बनी, जिसमें से कैसर बंगाली साहब भी एक से रिजाइन करके गए हैं, डू यू थिंक कि उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट एक्ट अपॉन भी करेगी, कोई इंप्लीमेंटेशन भी होगी उनकी? जनाब ये कमेटियां बनती रहती हैं, इन चीज़ों से नहीं होता। हुकूमत को कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस इज इन देयर हैंड्स। वो पहले से फैसला कर देते कि हमने जनाब 30% रिडक्शन करनी है। उन्होंने सबकी तनख्वाहें 30% बढ़ा दी। उनके देखे ना, पाकिस्तान के जो हालात हैं, गरीबों के जो हालात हैं, जो करोड़ों लोगों के हालात हैं, वो एक तरफ, दूसरी तरफ जो भी लोग हुकूमत में हैं उनकी तनख्वाहें उन्होंने 30% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी। इन्होंने अपने मेंबर्स ने अपने वो बढ़ा दी, सेक्रेटरीज ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। इनके देखे ना, इनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो एंटूराज हैं, उनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके हालात देखें। ये क्या एक ऐसे मुल्क की अक्कासी करते हैं जो मकरूज हो और जो बैंकरप्ट हो रहा हो, जिसकी मुकम्मल, और देखिए ये मैं और आप ज़ाती तौर पर नहीं बैंकरप्ट हो रहे, ये हमारी हुकूमत हो रही है। वो अपने अखराजात जितने और बढ़ाते जाते हैं, साथ ही टैक्सेस बढ़ाते हैं। टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि बिजनेसेस बंद हो रही हैं, लोग नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये एक टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इनकी नाब जो शाही खर्ची है वो कम नहीं हो रही। IMF का प्रोग्राम जो है वो इस बात को एड्रेस नहीं कर रहा। वो भी बड़े चालाक हैं। उन्होंने देखे ना, पाकिस्तान जितने भी अखराजात और करेगा और मकरूज होगा, उतना ही वो IMF के और अमेरिका और उसके साथियों के मातहत हो जाएगा। उनके सामने हम घुटनों पर हैं। ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे इस बुरी हालत से फ़ायदा उठाते हुए हमें डिक्टेट करते हैं। अब उन्होंने कभी भी IMF ने, देखे मैंने कितने साल वहाँ गुजारे, हम बड़े बड़े ममालिक पर काम किए। टर्की की जो टर्न अराउंड है वो, उसमें मैंने काम किया 1980s में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कट्स जो हैं, ये एक अव्वलीन उनकी वो होती है, तरजीह होती है। यहाँ पर वो जितने बढ़ाते जाते हैं, IMF कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर टैक्सेस बढ़ाओ। टैक्सेस यहाँ तक बढ़ा दिए कि अब कोई बिजनेस चल ही नहीं सकती। और इस सब कुछ के ऊपर जो IPPs का बहरान है, उसका जो असर है, IPPs के जो ऐसी एग्रीमेंट्स हुई हैं जिसने इस मुल्क को लूट लिया है, उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। कह रहे हैं कि उसमें हम ये एडजस्टमेंट कर देंगे, वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट से वो भी नहीं होने लगा। जुबैर साहब, सॉवरेन गारंटीज उस पे गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है? बस कोई रीनिगोशिएट करने के लिए रिक्वेस्ट ही पुट अप वहां पे तो की जा सकती है ना, व्हेन इट कम्स टू IPPs। जनाब देखें, पहले ये देखें कि आखिर ये एग्रीमेंट्स किसने की और किसने सॉवरेन गारंटीज दी। ये तो सारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, ये तो सारे तकरीबन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं। एक दो बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए हैं। ये सारे लोग जो IPPs के ओनर्स हैं, ये हुकूमतों में रहे हैं। इन्होंने ऐसे मराद दी हैं। देखें, बात सुने, इसमें मैं आपको जरा तफसील में किसी और वक्त करेंगे। मैं एक दो चीजों की निशानदेही कर दूं। एक, उनको दे रहे हैं गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपको जनाब इतना मुनाफा होगा लाजमी।
अब ऐसे ही ये तो इन्वेस्टमेंट, ये तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है कि आप बैंक में डिपॉजिट करें तो आपको वो मिलता है। और ऐसे मरात पाकिस्तान में किसी और इंडस्ट्री को दिए हैं, आपने किसी और इन्वेस्टमेंट को दिए हैं, किसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दिए हैं, कभी हुआ नहीं है। इन्होंने तो मिलकर, ये देखें ना, इनके जो ओनर्स हैं उनके भी जो नाम है वो सामने नहीं आने देते। अभी सेनेट ने बड़ी कोशिश की, उनको नहीं दिए। मैंने भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, बिकॉज मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो अभी तक 1-2 पिटीशन लगी है, ये तो ऐसी नूरा कुश्ती है। मैं जो लेके जा रहा हूं उसमें हम ये सब चीजों के इंकशाफात करेंगे। वेरी गुड सर, लुकिंग फॉरवर्ड। रिटर्न और फिर ये देखिए इसके साथ क्या है, इसके साथ है टेक और पे, कि बिजली हर हालत में हमने लेनी है, चाहे वो उसको प्रोड्यूस करे, चाहे हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे इस किस्म की जो और रेट ऑफ रिटर्न फिक्स के साथ मिलाकर, यानी कि पाकिस्तान और उसके कंज्यूमर्स के हाथ बांध लिए। ऐसी हुकूमत, देखें ना, हुकूमत का तो काम ये था कि वो एक कंज्यूमर और अवाम के इंटरेस्ट में जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो करते हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में हम एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। एक प्रोग्राम इसके तफसील में मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जुबैर साहब की गुफ्तगू और IMF के साथ फॉर्मर IMF मेंबर हैं, की पोजीशंस पे काम करते रहे, उनसे बेहतर कौन ज्यादा इंसाइट हमें दे सकता था। बट यस, एज इज सेड कि ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं IPPs के मामले को लेकर। देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी IPPs को लेकर सर पकड़ के बैठे हुए हैं, कोर्ट्स और कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। व्हाट हैपेंस कि वो जो भी कहानी खुलेगी कहीं पर भी जाकर, इवेंचुअली पे बैक तो आपने और मैंने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फर्दर चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट को, और उन चैलेंजेस से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कब तक मैसर होगा, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी टॉपिक पे आज का पूरा शो है, इसी पे बात करेंगे कि आपकी और मेरी मुश्किलात, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो पूरी कौम को हैं, वो कहां पर खत्म होंगे, कहां पर महंगाई में कमी आएगी, इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे इस सेगमेंट के मेहमान हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे टॉक शोज में अक्सर आप उनको देखते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस भी आपके मेरे लिए लेकर आते हैं। गवर्नमेंट कितना इंप्लीमेंट करती है वो एक बात की बात है। मेहताब हैदर साहब हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्हीं से इसी टॉपिक पे इस सेगमेंट में बात करते हैं। खाकान नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? गुड, थैंक्स जी, थैंक यू सर। रिसेंटली गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया हो जाए, चाइना हो जाए, अमारात हो जाए, सारे जो लोन्स थे रोल ओवर तो नहीं हो रहे, और IMF डील भी फिर उससे ऑब्वियसली वो भी हम शेड्यूल में भी नहीं है। व्हाट नेक्स्ट सर? क्या हमारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के और आम पाकिस्तानियों के फर्दर बढ़ने जा रहे हैं? तो एक नैरो पाथ ऑफ स्टेबिलिटी है जो इस वक्त पाकिस्तान का चल रहा है, और उसका बहुत गहरा ताल्लुक IMF की एंगेजमेंट से है शॉर्ट रन में। इसका मतलब ये है कि IMF का प्रोग्राम जब नहीं था तो 3-4 अरब डॉलर के करीब रिजर्व्स चले गए थे, आज डॉलर पे हैं, कुछ इन्फ्लेशन नीचे आई है। इसी तरह आपने ये भी देखा कि जो एक्सटर्नल का खसारा है वो कम हुआ है, पर ओवरऑल ग्रोथ स्लो हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स उस तरह से बढ़ रही है जो नहीं बढ़नी चाहिए। ये पॉवर्टी को हिट करती है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे एम्प्लॉयमेंट नहीं पाएंगे तो थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। दैट इज वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स, जिसको कहते हैं एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है। IMF का ही नैरो पाथ है जिसमें रहना है, उसके बगैर इट इज नॉट प्रूडेंट टू रन पाकिस्तान। अब हम IMF के पास जाते ही क्यों है? एक्सटर्नल का खसारा होता है, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल की पेमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 26.2 अरब डॉलर हैं इस मालियाती साल में जो अभी हमने जुलाई में शुरू किया है। इसमें आपने सही कहा, 12 अरब डॉलर के इस वक्त रोल ओवर्स हैं। उनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से 5 अरब डॉलर, 4 चाइना और पाकिस्तान ने 3 UAE के। इनको रोल ओवर किए बगैर और कोई चारा नहीं है। 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 12 अरब डॉलर के अगर आपने रोल ओवर्स ना कराए तो वो तो आप देने की यूर इन -3 तो देने की पोजीशन में ही नहीं है। सो द फंड इज आस्किंग यू कि आप इन रोल ओवर्स की गारंटी ले दें। अब आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान अथॉरिटीज जो है वो ये कन्विंस कर पाई होंगी कि ये एक लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पे। तो समझिए, जो सऊदी अरेबिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसने जाकर वहां पर कहना है बोर्ड में कि मैं एश्योर करता हूं इस बात को कि सऊदी गवर्नमेंट इसको 1 साल के लिए मौखर कर देगी। आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई दो आ रहा है कि कोई और हमारे पास तरीका है। अब दूसरी बात जो नई खड़ी हो गई है, जो आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट टू डू, इसके $2 अरब के वो कह रहे हैं आप नए इंतजामात करें। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम सऊदी अरेबिया से पैसे मांग लें। हमने कहा था कि हम सऊदी अरेबिया से पैसे नहीं मांगेंगे और ट्रेड की बजाय हम इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस लेके जाएंगे। उससे निकलने का तरीका यह है कि ITFC, ये एक ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी है जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंडर मिलती है। वो $100 मिलियन की अगर हम माहाना ले लें तो 12 माह का मतलब होगा $1.2 बिलियन। $800 मिलियन फिर भी हमें कर्ज कमर्शियल से लेना पड़ेगा। सो अगेन ये भी एक बहुत नैरो पाथ है ऑफ स्टेबिलिटी का कि ये सब काम हम कर पाए। मुझे उम्मीद ये थी कि जब जुलाई में एक्चुअली पाकिस्तान ने IMF का एग्रीमेंट किया है स्टाफ लेवल का, तब ये इश्यूज क्लोज हो गए होते या अगले उसके 1 माह में क्लोज हो गए होते। आई थिंक इट्स टेकिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड, which gives uncertainty। 9 सितंबर तक पाकिस्तान अभी तक तो बोर्ड में इसलिए नहीं है कि लेटर ऑफ इंटेंट नहीं गया। लेटर ऑफ इंटेंट वो इंटेंट है जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज शो करती हैं कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज कंप्लीट, प्लीज मूव द बोर्ड। सो वो नहीं गया। दूसरी बात जो इस वक्त एक अनकंफर्टेबल है, जो आई थिंक बहुत लोग शायद नहीं देख पाए होंगे, 100 अरब रुपए का तकरीबन एक शॉर्टफॉल FPR के अगस्त के रेवेन्यूज में आ गया है। दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो, क्योंकि आपका वो फाइनेंशियल क्वार्टर भी तो कंप्लीट होने वाला है, और अगर हम डिले करते हैं IMF के सामने जाने में और ये इस स्केड्यूल में हम नहीं आते तो ये फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर भी प्रॉब्लम बन जाएगा, एक चैलेंज बन जाएगा। तो अगर सितंबर, जिसमें अब हमें मेरा ख्याल है 1200 अरब चाहिए टू मेक द 2600 अरब जो हमने इस वक्त रखा हुआ है फॉर द क्वार्टर, जैसे आप सही फरमा रहे हैं, आई थिंक दैट लुक्स लिटिल डिफिकल्ट। शुरू ही 38% पाकिस्तान ने, जब अथॉरिटीज ने कंफर्म किया फंड को कि हम 38% ग्रो करेंगे, मानी 9,400 से 13,000 के करीब चले जाएंगे। आई थिंक दैट वाज नॉट अ वेरी रियलिस्टिक असम्पशन ऑन पार्ट ऑफ द फंड एज वेल। पाकिस्तान की स्लोइंग इकोनॉमी में इतना बड़ा ग्रोथ का हुजम, जबकि इन्फ्लेशन 12% और ग्रोथ 3%, यानी कि 15% ग्रोथ आ रही हो, नॉमिनल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। सो 1800 अरब के नए टैक्सेस लगाकर भी आई थिंक ये मेक करना मुश्किल था। मैंने तब भी कहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तब भी एक अप्रोच पेपर लिखते हुए ये कहा था कि अप्रोच कीजिए कि आप अपने करंट एक्सपेंडिचर जो 24% बढ़ाने जा रहे हैं ना बढ़ाइए। फिर हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना 100%, यानी कि 112% एक्चुअली। 700-750 का PSDP था, हमने 1400 दे दिया। मैंने तब भी कहा था कि ये अनरियलिस्टिक है। अब उसको काट दिया गया है, अब हम 1100 के करीब आ गए हैं उस PSDP में भी। आई थिंक इट इज पॉसिबल कि हमें और भी इसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज जो रियलिस्टिक एस्टिमेट्स होने चाहिए थे इसके, वो मेरे ख्याल में 800-900 जरा आसान करके अपने व्यूअर्स को जरा बताते हैं कि कोई रिलीफ या कोई आसानी को नजर आ रही है मेरे जैसों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, आसानी सिर्फ तब पैदा हो सकती है कि जो चैलेंज का लेवल है ना, हम रिस्पांस उतना ही बढ़ा दें। इट इज नॉट कि एनी गवर्नमेंट डजंट वांट टू गिव दैट रिस्पांस, बट वो रिस्पांस देने के लिए मसला कहां आ रहा है? मसला यहां आ रहा है कि आपको एक बहुत डिसीजन मेकिंग। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मेहताब साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं जरा उनको भी एंगेज कर लूं। मेहताब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? अल्लाह पाक की मेहरबानी है सर। बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हुकूमत के दावे भी बड़े लंबे चौड़े थे कि कुछ रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन हम तो अभी भी IMF की डील्स में ही फंसे हुए हैं, और अगर फंसे रहे तो फिर मिनी बजट भी आएगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। व्हाट डू यू से ऑन दैट? क्या खबरें हैं सर आपके पास? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था जी। मैं मुकम्मल तौर पे उनसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2 तरह के चैलेंजेस हैं इस टाइम। अगर बुनियादी क्रक्स को आप देखें, वो क्रक्स ये है कि एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है, जो कि हमारे अंदर डॉलर जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है, तो वो एक एक्सटर्नल साइड का प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि फिजिकल साइड का प्रॉब्लम अब दोबारा से
जो है वो सामने आना शुरू हुआ है। एक तो एफबीआर के फ्रंट पे बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगले जो माह का टारगेट इस अगस्त के महीने में अभी तक का जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 113 से 116 अरब रुपए के दरमियान है। तो ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है और अभी सितंबर का टारगेट रहता है और इंटरनल असेसमेंट जो है वो ये है कि ये बड़ा मुश्किल होगा एफबीआर के लिए कि वो 2652 अरब रुपए डिस्प्ले करे। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा बड़ा चैलेंज भी है और वो है पाकिस्तान का पावर सेक्टर। पाकिस्तान का पावर सेक्टर जो है उससे क्या होगा, उससे बेसिकली हो ये रहा है कि उसके नतीजे में जो फिस्कल का ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हायर फिस्कल डेफिसिट है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई जिसमें वो कहते हैं कि प्रोजेक्शन उनकी ये बताती हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं होता, ये शॉर्टफॉल आता है, पावर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स परपेचुएट करती रहेंगी और इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर्स पे जो आपने काम करना है वो आपने नहीं किया तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है ये परसिस्ट करेगा। अच्छा मेहताब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टेकअप किया। ये डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की रीसेंट स्टेटमेंट आपकी नजर से भी ऑब्वियसली गुजरी होगी, वो भी इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो एंटायरली एक डिफरेंट वर्जन लेके चली। वो कहती है वो शायद समझ नहीं सके हुकूमत की स्ट्रेटेजी। हम ग्रेड 22 तक जा रहे थे तो बंगाली साहब गालिबन हुकूमत की स्ट्रेटेजी नहीं समझ सके। देखिए, बुनियादी तौर पे स्ट्रेटेजी तो जब सामने आएगी तो उस पर बात होगी ना। अभी तो जो चीजें सामने आ रही हैं वो यही है कि आप जो है वो पेंशन के बारे में एक सर्कुलेट कर रही हैं कुछ चीजें, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ पीएसडीपी को जो है वो रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। आप मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वो जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनका आपने क्या करना है। अगर आपने उनको बाकी जगहों पे खपा देना है तो मुझे ये बताएं कि सारे जो एक्सरसाइज है इसका फायदा क्या होगा। ये वो सवालात हैं कि जो हुकूमत को अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो सामने लेकर आए, फिर उसके बारे में जो है वो ज्यादा बात हो सकती है। लेकिन एक बात मैं कर लूं जी, अगर हम डेवलपमेंट बजट को इस टाइम हिलाएंगे तो आईएमएफ का एक पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी हिलेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सितंबर तक प्रोग्राम डिले होता है जो कि पोटेंशियल है, अगले 8-10 दिन में अगर एलओआई फाइनल ना हुआ तो ये सितंबर में नहीं होगा। सितंबर में ना हुआ तो सितंबर का जो फिस्कल का डेटा सामने आएगा, 3 मंथ्स का जो डेफिसिट भी है और एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी है और एक्सपेंडिचर साइड पे अगर हमने काम ना किया तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ही नहीं, ये मेजर इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। चलिए मेरे साथ ही रहिए मेहताब साहब, खाकान साहब मेरे साथ। ब्रेक मुझे लेना है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जो ले ऑफ का एक दिन स्टार्ट हुआ है, फलाना महकमा बंद कर दे, फलानी वजारत बंद कर दे, फलां को ले ऑफ कर दे, उससे क्या हासिल वसूल होगा, इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। रीजन कि आप मिनिस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, महकमे बंद कर रहे हैं, तो इन मुलाजमीन का क्या करेंगे। और फिर एक बड़ा सवाल ये कि एक बहस ये भी है कि जनाब करप्शन बड़ी होती थी, फलां डिपार्टमेंट में ये बड़ा होता था, फलां के ऊपर एलिगेशन थे, तो अगर यही मुलाजमीन दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे देन व्हाट। इनके इन सवालों का जवाब भी जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एज ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मेहताब हैदर साहब फरमा रहे थे कि कुछ वजारतें भी बंद, कुछ डिपार्टमेंट भी बंद करने के भी, यूटिलिटी स्टोर्स वाला मैटर आपके और मेरे सामने है, रोज उनके मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे डिपार्टमेंट बंद करने से या कुछ वजारतें बंद करने से कितने पैसे बचा लेंगे और इन मुलाजमीन का क्या करेगी हुकूमत जो इन वजारतों में या इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे सारे? तो मैं आज पहली दफा आपके प्रोग्राम के वसातत से ये पहले तो अर्ज करूं कि हम क्यों कहते हैं कि इस खसारे को कम करें और एक्सपेंडिचर साइड से करें। दिस इज लाइक लेट्स सी कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, या मेहताब भी यही कह रहे थे। देखिए, जब गवर्नमेंट का मालियाती खसारा बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो क्या करते हैं आप? या तो आप बोरो करते हैं तो डेट बढ़ता चला जाता है,
पाकिस्तान में हो रहा है। नंबर 2, आप नोट छापते हैं। जब आप 9,000 अरब के नोट छापते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। और अगर ये दो नहीं करते आप, तो फिर आप जाकर लोगों को टैक्स करते हैं, तो फिर आपको 40% IMF को कहना पड़ता है कि हम टैक्स के निजाम में बढ़ोतरी करके दिखाएंगे, जो नहीं होता फिर आप नए टैक्स लगाते हैं। ये जो फिस्कल डोमिनेंस की प्रॉब्लम है ये इतनी सीवियर है। अब समझते हैं करना क्या है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली। ये ऑस्टेरिटी एक मिसअंडरस्टूड वर्ड है। पाकिस्तान को एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो क्या है? हियर इज द फॉलोइंग। एक बड़ी ही एक जिसे कहते हैं, जो कि हम सारा कुछ डिपेंड करते हैं बाहर की एजेंसीज पे, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के रिफॉर्म पर। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कि 17 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए थे नीचे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पावर्टी, पाकिस्तान ज़कात, उशर, फूड, इंडस्ट्रीज, इन सब से जान छुड़ाइए। इनके जो 500-600 अरब रुपए आप देते हैं ये आप ना दीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए 500-600 अरब बच गया, मैं 500-600 अरब के नए टैक्स नहीं लगाऊंगा। ये प्रोविंसेस का काम है, लेट देम डू इट। 18वीं तरमीम को NFC के साथ कोई तो पढ़े ना पाकिस्तान में यार। ये पहली बात है। दिस इज व्हाट आई वुड डू नंबर 1 एज एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। फिर मैं देखूंगा कि उनके एम्प्लॉइज को क्या करना है। कुछ सरप्लस पूल में जाएंगे, कुछ घर जाएंगे। यू वुड हैव टू नाउ chop, because that is where Pakistan stands, yaar. That's the severity of the refund of the problem right now. 1040 अरब की पेंशन है। पेंशन का एक बात सामने आना शुरू हुई है, बट पेंशन का एक पेपर, जैसे मेहताब कह रहे हैं ना, सामने आ जाना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर पेंशन प्लान। और हर साल 15% बढ़ाना भी मुमकिन नहीं होगा। अगले सालों में हम कह रहे हैं हम तवातर से बढ़ाते रहेंगे। ये मैं कहां से ला रहा हूं? ये मैं फिगर नहीं दे रहा। मीडियम टर्म में खुद हुकूमत ने एक फ्रेमवर्क दिया है और उसमें पेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो सब्सिडी है जो 1400 अरब रुपए है, ठीक। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब आपको हुकूमत ने खुद ये बताया, मैं नहीं बता रहा, कि इस सब्सिडी को हम अगले आने वाले सालों में बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे से मतलब है कि हम इसको इनकम सपोर्ट में नहीं ले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आप इनकम सपोर्ट 600 है उसको 1000 कर दीजिए, और वो 1000 भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोविंसेस का है। यार जुजियात में जाके बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट यू वांट टू डू। टुडे जहां पे खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अनक्लियर हूं। आई मस्ट नो टुडे व्हाट आई वांट टू डू एंड आई देन मस्ट डू इट इमीडिएटली। सो अगर ये सब्सिडी का रिफॉर्म करना है तो जो आपने अगले 2 साल में बढ़ी हुई सब्सिडी अपने मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में रखी है, ये वहां मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर मुझे नहीं दिखाई दे रही होती तो मैं कहता कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के पाथ को इस वक्त टेस्ट जरूर कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। आई एम रियली होपिंग कि हुकूमत ने ये कमिटीज 3 बनाई हुई हैं, इसमें से कुछ निकलेगा। 43 डिवीजन अभी तक तो डॉक्टर कैसर साहब गए हैं, अभी तक तो वो निकले हैं। Now, I mean, you make me, थोड़ा सा आपने मुझे हंसा दिया है, क्योंकि हालांकि ये सब्जेक्ट I'm sorry, it's very serious subject, but that's what's going on in this country. I'm sorry. इतना सीरियस है। My apologies. Kaisar has left and Kaisar has been seriously working on expenditure reforms. और उनको समझ भी है वो इस एरिया को। फिर इसी तरह ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SOEs, प्लीज दोबारा कह देता हूं, 212 हैं, 167 उसमें कमर्शियल एंटिटीज हैं। कहीं 600-700-800 अरब प्लस का नुकसान करती हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर ना किसी के पास है ना मैं दे सकता हूं। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, उनको पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर यार सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ, जिसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक एक्ट 2019 में आया था, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। ये चीजें तो मैं बोल रहा हूँ जो टेक्निकल हैं, पर आसान मतलब यह है कि हम अपनी पब्लिक फाइनेंस की हर डिवीजन में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे। और आखिरी बात यह है कि देखें ना, अब इतना अरसा हो गया है, कई वजीर तो आए, कई हुकूमतें आईं, पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो अहमियत है, मेहताब जैसे कह रही हैं, वो मैक्रो फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। वो मैक्रो फ्रेमवर्क में एक ग्रोथ का अंसर बनता है, वो इन्वेस्टमेंट टू GDP पाकिस्तान का बढ़ाता है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आज भी कहूं कि अगले 9-10 साल का थ्रो फॉरवर्ड है, 10 ट्रिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है, और आज भी मैं नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहा हूं।
19% इन 1400 अरब का जो बजट आया था, 19% नए प्रोजेक्ट थे। यार वी कांट बी डूइंग दिस एनीमोर, राइट? ये मैं इसलिए कहता हूं कि जहां हुकूमत ने अच्छा किया कि 81% पुराने प्रोजेक्ट्स को दिया, गो फॉरवर्ड और 19% भी निकाल दे, और नए प्रोजेक्ट्स जब तक अगले 5 साल में पुराने नहीं कंप्लीट हो जाते, वो इकोनॉमी में लेकिन सर हमने वोटर को भी तो दिखाना है ना, कुछ हमने वोटर को भी तो दिखाना है कि देखें आपके लिए हथियारों की मद में भी हमने जाना है। मेहताब हाजिर साहब, सॉल्यूशंस तो काफी सारे डॉक्टर साहब भी सामने रख रहे हैं, बट मैं आसान सा एक सवाल एक आसान सी जुबान में समझाइएगा मुझे कि क्या रिसेंट फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तानियों के लिए कोई रिलीफ नजर आ रहा है? कोई महंगाई में कोई इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है? दो आई अंडरस्टैंड के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री रिक्विजिट है इस टाइम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो, अभी और कोई बड़ा नी जर्क जो है वो ना हो, तो ये जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्होंने डाउनवर्ड ट्रेंड है इसका। एक तो बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट का मतलब यह है कि आम आदमी को तो शायद महसूस ना हो कि प्राइसेस में कमी हो रही है, लेकिन बेस इफेक्ट की वजह से जो सरकारी फिगर्स हैं इन्फ्लेशन के, वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ा जरूरी है, और ये मैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि वो मेहरबानी करें, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक अलग साइलोज में देखे ना चीजों को। बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ा बोझ है वो इंटरेस्ट पेमेंट का है। ये मैं फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। बड़ा जरूरी है कि इस टाइम आपने 22-19% पे पॉलिसी रेट को लेकर आए। आज भी इन्फ्लेशन अगर 10 to 11% या 12% है, आपका इंटरेस्ट रेट अगर 19.5% है, प्लीज इसको कंसिडर करें और इसको नीचे लेकर आए। ये नीचे लेकर आएंगे तो फिजिकल साइड भी बेहतर होगी, और पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा होगी कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ जाए। कहीं भी ये मुमकिन नहीं है कि 19.5% पे आप कोई मजीद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो ये वो पाथ है, और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये कम से कम अगले साल 1.5 साल का पाथ है। इसको अगर हम कंसोलिडेट कर लें तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल के बाद जो लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरी है वो आ सकती है, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ भी जरूरी है और इन्फ्लेशन का कम होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें इकट्ठी साइमल्टेनियसली होगी तो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। वरना गिमिक, ये 14 रुपए कम कर रही है, ये 50 यूनिट हमने कम कर दी है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स तो चलती रहेंगी, रिलीफ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लास्ट कोई पैगाम के नियर फ्यूचर में, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, नियर फ्यूचर में कोई होप है कहीं से रिलीफ की? देखिए, नियर फ्यूचर में रिलीफ इस तरह आ सकती है कि पाकिस्तान का रुपया स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खास सिंगल डिजिट में आ जाएं, 9-10% पे आ जाएं, लोगों को महसूस ना हो। इन द शॉर्ट रन ये है कि इन्फ्लेशन 9-10% पे यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह ड्रॉप कर जाए, रुपया स्टेबल रहे, IMF का प्रोग्राम हो जाए, डॉलर आ जाए ताकि मैक्रो स्टेबिलिटी रहे। इसी तरह जो बिजली की कीमतों में शॉर्ट टर्म में काम किए जा सकते हैं ऐसे काम, टैक्स उठा लें 18% का, 3 रुपए 28 पैसे तो सिर्फ डेट सर्विसिंग है, उसको उठा लें। अगर कुछ काम करके 6 महीने 1 साल टाइम बाय कर लें और मेजर काम कर लें तो ये वक्त इसी तरह कंफर्टेबली थोड़ा इधर से कंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। पर जब तक कुल्ली काम फंडामेंटल नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेहताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट्स का काम उन चैलेंजेस को उन्हीं से नब्रदज़मा होना, उन्हीं को सॉर्ट आउट करना होता है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है, इवेंचुअली ये भी पाकिस्तानी है, इसी मुल्क के हुक्मरान है, आपका और मेरा कहीं ना कहीं पर तो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि इसका शॉर्ट टर्म रिलीफ, या अगर कहा जाए कि अगले 2 हफ्ते 2 महीने के अंदर आपको और मुझे कोई रिलीफ मिलेगा तो वो शायद मुश्किल, क्योंकि पूरे के पूरे निज़ाम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, पूरे के पूरे निज़ाम को एक बार फिर से इस मुल्क को खड़ा करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ये दुआ हमेशा किया करें कि आपकी और मेरी मुश्किलात में अल्लाह पाक आसानियाँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।